वो लोग हमें आंकते उस बस्ती की तरफ ले जाने लगे। बस्ती के मकानों के आसपास दूसरे लोग नजर नहीं आ रहे थे। यूं महसूस होता था जैसे ये कोई वीरान बस्ती हो और यहाँ कोई आबादी ना हो। हम बस्ती में दाखिल हो गए और मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि इस बस्ती में आम आबादी नहीं है, बल्कि अगर कभी आबादी थी तो अब उसे यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। हमें एक ऐसे मकान के अहाते में ले जाया गया जो कच्ची मिट्टी के गारे से बनाया गया था, लेकिन काफी मजबूत था। अहाते के अंदर दाखिल होने के बाद हमें एक बड़े से हालनुमा कमरे में पहुंचा दिया गया जिसका फर्श नाहमवार था। इस कमरे में तारीकी थी और हद दर्जा सीलन की वजह से एक नागवार सी बू नथनों में घुसकर दिमाग को परेशान कर रही थी। एक गोशे में घास के अंबार पड़े हुए थे। हमें अंदर लाने वाले उस घास पर बैठ गए और हमें वहीं बैठने के लिए कहा गया। इस सफर से बदन टूट गया था। रस्से जो हमारे जिस्म से बंधे हुए थे मुसलसल हमारी पसलियों, कोनियों और कमर में चुभ रहे थे। मैंने उन लोगों से जो हमें यहाँ तक लाए थे फरियाद की कि कम अज कम हमारी ये बंदिशें ही ढीली कर दी जाएं, लेकिन वो लोग हमारी बात ना समझकर सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देखकर रह गए थे। अब हमारी आंखें इस नारीम तारीकी से मानूस हो गई थी। कमरे में उन लोगों के अलावा और कोई नहीं था। वो लोग भी इस तरह बैठे हुए थे जैसे यहाँ से जाएंगे नहीं। रात बीतने लगी। थकन और रस्सियों की चुभन जिस्मों का जोड़ जोड़ तोड़े दे रही थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया और उसके बाद गालिबन हमारे बदन इस तकलीफ के भी आदी हो गए। हम जमीन पर लेट गए थे और रस्से जिस्म में घुसे जा रहे थे, लेकिन पलकें बूझल होने लगी थी। न जाने कब तक हमें इस दुखन का एहसास रहा, फिर हम इससे बेनियाज हो गए। रात गुजर गई और कोई ऐसा वाकया पेश ना आया जो काबिले जिक्र होता। सुबह को उन्होंने हमें लकड़ी के प्यालों में कच्चे पक्के उबले हुए चावल जिन पर नमक छिड़क कर दिया गया था नाश्ते के लिए दिए, लेकिन अभी बदन में जान बाकी थी और भूख ने इस कदर निडाल नहीं किया था कि हम ये चावल मेदे से उतार सकते। ये तो उस वक्त की बात होती जब इंसान घास फूस भी खा लेना पसंद करता है। ये चावल इस घास फूस से मुख्तलिफ नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि हमने उनका दिया हुआ नाश्ता कबूल नहीं किया तो वो प्याले उठाकर ले गए और उसके बाद किसी ने हमसे दोबारा नाश्ते के बारे में नहीं पूछा था। दिन के 10 बजे थे जब हमारे निगरानों ने हमारी लगामें संभाल ली और हमें घोड़ों क्या बल्कि गधों की तरह हांकते हुए मकान के हाथे से बाहर निकाल लाए, फिर सीधे चलने के लिए कहा। हागन की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने बर्राए हुए लहजे में कहा, काश ये कमबख्त हमारे बदन की ये बंदिशें ही ढीली कर दें। मेरा ख्याल है रस से गोश्त फाड़ कर अंदर घुस गए हैं। इस तरह तो हम मर जाएंगे। नहीं डियर हागन, चलते रहो, थोड़ी देर बाद हमारे जिस्म पसीनों से भीग कर खुद ही गुंजाइश पैदा कर लेंगे। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, लानत है मुझ पर, ख्वाह मुख्वाह सियाद की सूजी थी। मुझे इतराफ है मिस्टर अली कि मैंने ही आपको इस मुसीबत में फंसाया है, लेकिन खुदा के लिए अब ये तो बताओ कि ये लोग हमारा करेंगे क्या। हौसला रखो हागन, तुम खुद सोच सकते हो कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैंने हागन को तसल्ली देते हुए कहा, मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे इसके बाद जिंदा बचना मुमकिन नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा, पहले से अपनी जान अलकान करना बेमैनी है, मैंने कहा और आगन खामोश हो गया। मैं खुद भी नहीं कह सकता था कि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या फैसला करेगा। इस बार भी सफर काफी तवील था। वो खाली बस्ती अब इतनी पीछे रह गई थी कि निगाह से मालूम हो गई थी। हमें बस्ती से निकालकर घने जंगलों में लाया गया और फिर जड़ी बूटियों शाखों वाले घने दरख्तों के नीचे से गुजार कर एक और बस्ती में लाया गया जो आबाद थी। इस आबाद बस्ती में शायद हमारी तकदीर का फैसला होने वाला था। नीम बरैना लिबासों में मलबूस मर्द और औरतें अपने कामों में मसरूफ थे और यूं महसूस होता था जैसे इन लोगों को खुद से कुछ दूर मंडलाते हुए खतरे का कोई खदशा ना हो। वो सब के सब पुरसुकून नजर आते थे। इस बार हमें जिस कैद खाने में पहुंचाया गया था वो लकड़ी का बना हुआ था। यहाँ लाकर हमें रस्सियों की कैद से आजाद कर दिया गया था और उस तकलीफ बंदिश से निजात भी पाने के बाद गोया नई जिंदगी मिली थी। हागन तो बेचारा लंबा लंबा जमीन पर लेट गया था और उसकी आंखें शदीद तकलीफ का इजहार कर रही थी। लकड़ी के इस मकान में हमें तकरीबन 2 घंटे तक इसी तरह रखा गया। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। ठीक 2 घंटे के बाद लकड़ी के मकान का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और फिर चंद वैशी नजर आए जो अंदर घुस आए थे। उन्होंने हमसे उठने के लिए कहा। हागन को उठने में देर हुई तो वैश्यों में से एक की ठोकर उसकी कमर पर पड़ी और इस तरह पड़ी कि वो उछलकर दरवाजे से बाहर आ गिरा और गालिबन बेहोश हो गया। मेरी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारा तो नहीं था। मैं लकड़ी के उस मकान से बाहर निकल आया और झुककर हागन को देखने लगा क्योंकि वो बेहोश हो गया था। मैंने सीधे होकर खूनख्वार निगाहों से अपने सामने खड़े हुए लोगों को देखा, लेकिन इस वक्त एक शख्स आगे बढ़ा और ताज्जुब खेज लहजे में बोला, ओ मिस्टर
मिस्टर अली हैं आप? मैंने उस शख्स को एक ही नजर में पहचान लिया, ये जनरल कैरानू था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये आप होंगे। वाकई मेरे ज़हन में ये गुमान नहीं था। मुझे इतला मिली थी कि 2 आदमी पकड़े गए हैं, लेकिन आप, ये कौन है? मैंने जनरल कैरानू को कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से उसे घूरता रहा। तब वो अपने साथियों की तरफ मुंह करके बोला, इन्हें मेरी रिहायशगाह पर ले आओ और बेहोश शख्स को वापस उसी बैरक में पहुंचा दो। इसकी निगहदाश्त जरूरी है। जनरल की हिदायत पर अमल किया गया। वो वापस पलट गया था। मैंने उसके साथ एक देव कामत शख्स को देखा जो तेंदुए की खाल में मलबूस बिलाशुबा कोई देव ही नजर आता था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि यही शख्स लिमाटो हो सकता है। गोया जनरल टेरेस को मौसूल शुदा इतलात बिल्कुल दुरुस्त थी। कैरानो सीधा लिमाटो के पास पहुंच गया था। बहरहाल मैं जानता था कि कैरानो भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। चंद सियाफाम वैश्यों ने मुझे हथियारों की जद पर लेकर एक और लकड़ी के बने हुए मकान में पहुंचा दिया जो खासा कुशादा था। मकान के हाथ में फूलों की बहुतात थी। सामने ही चंद सीढ़ियां चढ़कर एक बरामदा नजर आ रहा था जिस पर एक कुर्सी पर जनरल कैरानू बैठा हुआ था। उसके सामने चंद कुर्सियां खाली पड़ी थी। लाने वालों ने मुझे उसकी तरफ धकेल दिया। जनरल कैरानू ने मुकामी जबान में उन लोगों को कुछ हदायत दी। वो सब अहाते के आखिरी हिस्से में जाकर खड़े हो गए। गालबन मेरी निगरानी कर रहे थे। जनरल कैरानू ने एक सिमत इशारा करके कहा, बैठ जाओ मिस्टर अली, बैठ जाओ। मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कभी इसका मौका नहीं मिल सका। ये अच्छी बात है कि इस वक्त मैं तुम्हारे मौक़िफ़ से वाकिफ हो जाऊंगा। मैं खामोशी से जनरल कैरानू को देखता रहा था। तब उसने दोबारा कहा, बैठ जाओ मिस्टर अली, बैठ जाओ। जनरल कैरानू अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, तुमने सारडान में कान कनी का ठेका मुझसे लेकर मुझे जो जिक पहुंचाई है उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। और यही नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से कार्बोरेट को जो नुकसानात पहुंचा है वो भी ऐसा नहीं जो काबिल माफ़ी हो। ये हकीकत है कि तुम्हारी इस कोशिश के बाद कार्बोरेट के नुमाइंदे तुमसे नफरत का इजहार तुमको कत्ल करके करना चाहते हैं, लेकिन तुम खुश नसीब हो के बच गए। मैं तुम्हारे बारे में इसी दौरान काफ़ी छानबीन करता रहा हूँ और मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि जनरल टेरेस को बरसरे इक़्तिदार लाने वालों में से तुम सारे फहरिस्त थे। वाल्टो मुबाई ने तुम्हारे हाथों शिकस्त खाई और यकीनन जनरल टेरेस की तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और तुम्हारी बात पर आंखें बंद करके एतमाद कर लेना इस बात का इजहार करता है कि तुमने उसके साथ कोई इतना ही बड़ा काम किया था। लेकिन मिस्टर अली, उन सारी बातों को नज़रअंदाज करके अगर तुमसे सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछूं तो क्या तुम मुझे जवाब देना पसंद करोगे? क्या पूछना चाहते हो जनरल? मैंने सवाल किया। तुम्हारे बारे में तजस्सुस एक फितरी चीज़ थी और उसी तजस्सुस का शिकार होकर मैंने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की तो तुम्हारी तमाम हिस्ट्री मेरे सामने आ गई। क्या ये हकीकत नहीं है मिस्टर अली कि तुमने अपनी आधी जिंदगी अरबों के मफादात के लिए गुजार दी है और हमेशा इसराइल के खिलाफ काम करते रहे हो? अमरीकी यहूदियों में खुसूसी तौर पर तुम्हारा नाम एक खौफ की अलामत समझा जाता है और तुमने कभी अरबों के मफादात के लिए सौदेबाजी नहीं की बल्कि अपनी तनहा ज़ात से उनके लिए ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिन पर यकीन ही नहीं आता। और ये भी सुना गया मिस्टर अली के जनरल टेरेस के खिलाफ वाल्टो मुबाई ने तुम्हारा एतमाद हासिल किया था, लेकिन जब तुम्हें यह मालूम हुआ कि वाल्टो मुबाई इसराइली मफादात का हामी है तो तुम वाल्टो मुबाई के खिलाफ हो गए और मिलाकर जनरल टेरेस को इक़्तिदार दिला दिया। क्या ये सब कुछ सच नहीं है? इन बातों का इस सिलसिले से क्या ताल्लुक है जनरल? मैंने संजीदगी से कहा, बहुत गहरा ताल्लुक है। या तो तुम एक्टिंग कर रहे हो और या तुम्हारे बारे में मुझे मौसूल शुदा मालूमात नाकिस है, या फिर तुमने बहुत बड़ा धोखा खाया है। दोनों ही में से कोई बात यकीनी है। हर शख्स जिंदगी में अपने मफादात के लिए भी सोचता है। तुमने अगर सोच लिया तो कुछ ज्यादा हैरत की बात नहीं। ग्रेस्टोन कंपनी के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि वो मोशी हरमोस की मलकियत है? क्या तुम ये भी नहीं जानते कि हरमोस कट्टर यहूदी है, एक ऐसा इसराइली बाशिंदा जो अमेरिका में आबाद है और इसराइल के मफादात के लिए अमेरिकी हुकूमत पर हमेशा दबाव डालने का बायस बना है? मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ मिस्टर अली कि तुमने ग्रेस्टोन से कारोबार करके क्या अरबों के मफादात को पहली बार नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या तुमने इसराइलियों के लिए बहुत बड़ी खिदमत अंजाम नहीं दी? अगर ऐसी बात है मिस्टर अली तो मुझे बताओ कि इसका मुहर्रक क्या है? दौलत, कोई बहुत बड़ा लालच या अरबों से कोई इख्तलाफ? मैंने जनरल कैरानू की सूरत देखी, उसके अल्फाज पर गौर किया और दफतन मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगी। ये इंकशाफ मेरे लिए बेहद तकलीफ दे था, नाकाबिले यकीन। मैं फटी फटी आंखों से जनरल कैरानू को देखता रहा। कैरानू भी बागौर मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था और शायद अपने तौर पर कुछ अंदाजे कायम करने की कोशिश कर रहा था।
चंद लम्हे बाद उसने कहा, यूं महसूस होता है मिस्टर अली कि आप खुद भी इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि ग्रे स्टोन मोशे हरमोस की कंपनी है। लेकिन क्या ये बात अकल तस्लीम करती है कि किसी ऐसी कंपनी के लिए आप अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे कि जिसके सरबराह के बारे में आपको मालूमात ही हासिल ना हो? वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से आपने ग्रे स्टोन को ये ठेका दिलवाया? क्या आप ये भी नहीं जानते मिस्टर अली के सारडान की पहाड़ियों में जिस चीज की खुदाई की जा रही है वो क्या है? क्या आप ये बात नहीं जानते कि अरबों डॉलर का प्लेटिनियम, दुनिया की बहुत बड़ी दौलत मोशे हरमोस को मिलने वाली है और जाहिर उसके तमाम फवायद इसराइल को हासिल होंगे? मोशे हरमोस ने एबरन हॉल कैलिफोर्निया में इस बात का ऐलान किया था कि वो अपने तमाम असासे इसराइली मफादात के लिए वक्फ करता है और उसके बाद से आज तक वो इस सिलसिले में काम कर रहा है। कि आप ये बात भी नहीं जानते कि 15 हाक आई त्यारे अपनी जाती रकम से खरीद कर उसने इसराइल को दिए हैं और एक बहुत बड़ा बहरी जहाज फ्रांस में इसराइल के बहरिया के लिए तैयार करा रहा है? क्या आप इन तमाम बातों से लाइल्म है मिस्टर अली? क्या आप ये भी नहीं जानते कि सारडान की पहाड़ियों में प्लेटिनियम का जितना बड़ा जखीरा मौजूद है, दुनिया के किसी और हिस्से में प्लेटिनियम का इतना बड़ा जखीरा नहीं पाया गया? अगर आप ये तमाम बातें जानते हैं तो फिर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये ठेका मोशे हरमोस को दिलवाने के लिए आपको क्या पेश किया गया? वो कौन सी ऐसी पेशकश थी कि जिसने आपको अरबों के खिलाफ कर दिया? मैं अब अपने आप को संभाल चुका था। जो कुछ हुआ था वाकई मुझे इसका इल्म नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में हुआ था वो नाकाबिले यकीन था। मैं सर्द निगाहों से जनरल कैरानो को देखने लगा। ये जनरल की कोई चाल भी हो सकती थी और मैं इस सिलसिले में कोई तहकीक किए बगैर कैरानो पर यकीन नहीं कर सकता था। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद मैंने कहा, क्या आप ये बात पूरे वसूख से कह सकते हैं कि ग्रे स्टोन किसी इसराइल की कंपनी है? मैं इस बात पर हैरत का इजहार करूंगा कि आपको इस बारे में मालूम ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सवालात मेरे जहन में है जो जनरल मुझे हैरान कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं मिस्टर अली, ये लिमाटू का इलाका है? हाँ, लेकिन लिमाटू वाल्टो मोबाई का हामी था। बिल्कुल दुरुस्त। और वाल्टो मोबाई इसराइली मफादात का हामी था। खूब, तो तुम इस तरह कड़ियां मिलाने की कोशिश कर रहे हो। सुनो डियर अली, इसमें कोई शक नहीं कि लिमाटो वाल्टो मोबाई का हामी है और उसने एक दिन के लिए भी जनरल टेरेस की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, बल्कि वाल्टो मोबाई की मौत के बाद से आज तक वो जनरल टेरेस के खिलाफ सफ अरा रहा है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि वो इसराइल या अमेरिका का हाशिया बरदार है। वो सिर्फ वाल्टो मोबाई का दोस्त है और अपने दोस्त की मौत के बाद वो उसका इंतकाम लेना चाहता है। दीगर मामला से इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन जनरल, तुम्हारा लिमाटू से क्या रब्ता है और तुम कार्बोरेट के हक में क्यों काम करना चाहते थे? माय डियर मिस्टर अली, सारडान की पहाड़ियों में प्लेटिनियम के अजीम शान जखीरे से अगर 10% हिस्सा दुनिया के किसी भी शख्स को मिल जाए तो अपनी सारी जिंदगी उस हिस्से के उसूल के लिए सर्फ कर सकता है। मैं कार्बोरेट से अपने लिए बात कर चुका था और उसके बाद मेरी कई नस्लों के लिए इतना बंदोबस्त हो जाता कि वो खुद भी किसी शहनशाह की मानंद जिंदगी गुजार सकती थी। मुझे ना हरमोशे से कोई दिलचस्पी है और ना कार्बोरेट से। मैं सिर्फ अपना मफाद देखता हूँ। कार्बोरेट का ताल्लुक कौन से मुल्क से है? इत्तफाक से मेरी तहकीकात के नतीजे में ये बात भी सामने आई कि कार्बोरेट कंपनी जिन 3 ममालिक से ताल्लुक रखती है वो उनमें से हैं जो तुम्हारे मुल्क को अपना दोस्त समझते हैं और उसकी हर मुमकिन मदद के लिए कमर बस्ता रहते हैं। कैरानो का ये इंकिशाफ मेरे लिए और खौफनाक था। दिमाग चकरा कर रह गया। मैं इस होलनाक साजिश के बारे में सोच रहा था जो मेरे जरिए की गई थी। बिलाशुबा अगर इसके पीछे ओली बावड़ का ज़हन काम कर रहा था तो इस शख्स को मैं दुनिया का ज़हीन तरीन शातिर तस्लीम कर सकता था। मैंने जनरल कैरानो को देखते हुए कहा, अब जबकि मैं तुम्हारे कब्जे में आ गया हूँ जनरल, तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करने के ख्वाहिशमंद हो? मैं तुमसे पहले भी ये कह चुका हूँ कि हमें ये बात मालूम नहीं थी कि गिरफ्तार होने वाले तुम हो। ये दूसरा आदमी क्या ग्रे स्टोन से ताल्लुक रखता है? हाँ, ये उसी का नुमाइंदा है। वैसे मिस्टर अली, जहाँ तक तुम्हारे साथ किए जाने वाले सलूक का ताल्लुक है तो लिमाटो मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम खुद क्या चाहते हो? शायद तुम इसे झूठ समझो कैरानो, लेकिन ये हकीकत है कि मुझे वाकई ये बात मालूम नहीं थी कि ग्रे स्टोन किसी इसराइली की मलकियत है। मेरे कुछ मफादात जरूर उन लोगों से वाबस्ता थे जिनकी तफसीलात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरी हिस्ट्री मालूम कर चुके हो तो तुम्हें ये बात जरूर मालूम होगी कि मैंने अपने बड़े से मफादात को फलस्तीनियों पर कुर्बान कर दिया है और ये छोटा सा फायदा जो इस कंपनी को ठेका दिलाने के लिए था वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इंतजार करो तो ग्रे स्टोन तबाह कर दी जाएगी और वो सारडान के इलाके से कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि सारडान के इलाके में कान कनी का ठेका तुम्हें दिलाया जाएगा। क्या मैं तुम्हारी बात पर एतबार कर लूँ? वो अजीब लहजे में बोला।
हाँ जनरल कैरानो, बिल्कुल, मैंने ठोस लहजे में कहा। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा उससे इश्तराक सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैं सारडान से निकलने वाली हासिल शुदा दौलत का 10% हासिल करना चाहता था। अगर ये ठेका हमारे हक में हो गया तो मैं वादा करता हूँ कि उसमें से एक बड़ा सरमाया तुम्हें भी दूंगा। ग्रेस्टून और अरमोशे के बारे में तहकीकात करने के बाद मुझे यकीन है कि तुम कार्बोरेट के हक में फैसला दोगे और मेरे मौक़िफ़ की हमायत करोगे, और उस वक्त तक के लिए तुम आज़ाद हो और तुम्हें हिफाजत के साथ वापस पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है जनरल, मैं इसराइल के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए काम कर सकता हूँ। और सुनो, मेरी हिस्ट्री मालूम करते हुए तुम्हें ये बात मालूम नहीं हुई कि मैंने कितनी ज्यादा दौलत ठुकरा दी है। मुझे दौलत से इतनी दिलचस्पी ही नहीं, मैं सिर्फ अपने मिशन की तकमील चाहता हूँ। कैरानो ने दूर खड़े हुए लोगों को इशारा किया और वो करीब आ गए। तब वो उन्हें अफ्रीकी जबान में कुछ हदायत देने लगा और उन लोगों ने गर्दनें झुका दी। उनका रवैया अचानक तब्दील हो गया। जब मैं वापस लकड़ी के उस मकान में पहुंचा जहां हागन को मैं बेहोश छोड़ आया था, तो हागन होश में आ चुका था। मुझे देखकर उसने खुश घूंटों पर जबान फेरी और मैं उसके शाने को थपथपाते हुए बोला, डेर हागन, मैंने उन लोगों से एक चाल चली है। मुमकिन है ये लोग हमारी तरफ से मुतमईन हो जाएं और हमें वापस पहुंचा दें। क्या वाकई? हागन ने बेतमादी से कहा। मेरा ख्याल बहुत जल्द मेरी इस चाल का नतीजा सामने आ जाएगा, मैंने कहा, और हागन ने गर्दन झुका ली। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि चंद अफराद 2 घोड़े लेकर हमारे करीब आ गए और उन्होंने हमें इशारा किया। हागन की बाँछें खुशी से खिल गई। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि ये घोड़े हमारे लिए ही भेजे गए हैं, लेकिन उन लोगों की इमाम पर मैंने उसे घोड़े पर सवार किया और फिर खुद भी घोड़े पर सवार हो गया। एक वैशी हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ चल पड़ा था। ये हमें कैंप तक जाने का सही रास्ता बताने आया था और फिर हम उस बस्ती से बाहर निकल आए। हागन की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो चौंक चौंक कर उस वैशी को देखने लगता था। शायद इस बात का मुंतजिर था कि अब उसकी तरफ से कोई कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैशी ने अपने इलाके की सरहद पर पहुंचकर हमें रास्ता बताया और उसके बाद अपने घोड़े को वापस मोड़ दिया। हागन और मैं रुककर उसे जाते हुए देखते रहे थे। वहां से हम कैंप की राह इख्तियार कर सकते थे, हालांकि फासला इतना था कि अभी कैंप का नामो निशान भी दूर दूर तक नहीं था। हम वहां रुककर चंद लम्हे इतराफ का जायजा लेते रहे। दफातनी हागन के मुंह से निकला, ओह मिस्टर अली, उधर उस तरफ। उसकी निगाहें जिस सिम से हम आए थे उसके अकबी हिस्से की जानिब उठी हुई थी। फिजा में हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब मैंने उस तरफ देखा तो दफतन मेरी आंखें भी हैरत से फैल गई। तकरीबन 20 या 22 हेलीकॉप्टर थे जो बर्क रफ्तारी से फिजा में परवाज करते हुए उसी इलाके की तरफ सफर कर रहे थे जहां से हम आए थे। हम दोनों में से किसी की समझ में कुछ नहीं आया और हम अहमकों की तरह खड़े इधर उधर देखते रहे, लेकिन ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। थोड़ी देर के बाद हमारी समझ में सब कुछ आ गया। हेलीकॉप्टर दफादानी फिजा में मुंतशिर हो गए थे और फिर खौफनाक धमाके सुनाई देने लगे। लिमाटो की बस्ती पर हेलीकॉप्टरों से हमला किया गया था और अच्छा खासा फासला होने के बावजूद हम होलनाक धमाकों की आवाज़ें बखूबी सुन रहे थे। उन आवाज़ों में मशीन गनों की आवाज़ें भी शामिल थी। वहां से हेलीकॉप्टरों की कार्रवाई का अंदाजा किया जा सकता था। मैंने आगन से कहा, चलो आगन, जितनी तेज रफ्तारी से हो सके कैंप की तरफ दौड़ो वरना हम खुद भी जंग की जद में आ जाएंगे। हमने घोड़ों का रुख तब्दील करके एड़ी लगा दी। फिर हमने कैंप की सिम से भी चंद हेलीकॉप्टर इस तरफ आते हुए देखे, लेकिन उन्होंने शायद हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। वो उसी सिमत जा रहे थे। मेरा अंदाजा अगर गलत नहीं था तो ये सिर्फ जनरल टेरेस ही की कार्रवाई हो सकती थी। कुछ फासला तय करने के बाद हमने कैंप की तरफ से फौजी ट्रकों को इस तरफ आते देखा, लेकिन इन हालात में हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि हम उनके सामने आएं। जाहिर है लिमाटो गोटेल का बागी था और अगर जनरल टेरेस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की थी तो ये उसके मंसूबे का एक हिस्सा थी। मैं खुद इस सिलसिले में उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। चुनाचे हमने घोड़ों का रुख तब्दील कर दिया। हागन ने यह नहीं पूछा था कि मैंने ये तब्दीली किस लिए की है, बस वो मेरी पैरवी कर रहा था। उसकी अपनी जिंदगी बच गई थी और उसने इसी को बहुत कुछ समझ लिया होगा। ट्रक हमसे आगे निकल गए। मेरे बदन में शदीद सिनसनी हो रही थी। लिमाटो, जनरल कैरानो और बागी कबाइल का जो कुछ भी हशर हो, मुझे अब उससे गर्द नहीं रही थी। ताज़ा इंकिशाफ ने दर हकीकत मुझे बेहद निढाल कर दिया था। हर चंद के ये सब कुछ एक साजिश का नतीजा था, लेकिन इंतहाई दुख की बात थी कि मैं इस साजिश का एक हिस्सा बन चुका था। मेरे देन पर शदीद झंझलाहट तारी थी। ये सब तहजीब मालिक की वजह से हुआ था। ना मैं उससे मोहब्बत करता और ना अपने लिए ऐसी मुसीबतें खरीदता। तन्हाई की जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। कोई गमो गुस्सा, कोई फिक्र नहीं थी। किसी भी लम्हे मरने के लिए तैयार, किसी भी उलझन में खौफ नहीं महसूस होता था। लेकिन अब मैं न जाने कैसी कैसी मुसीबतों का शिकार हो गया था।
बहुत दूर से कैंप नजर आ रहा था और अब चंद मिनट का फासला बाकी रह गया था। हम दोनों मिलाकर कैंप तक पहुंच गए। हमें दूरी से देख लिया गया था। मेजर लोबो और कैंप के कुछ इंजीनियर एक बुलंद जगह खड़े हुए दौड़ते हुए घोड़ों को देख रहे थे और जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने नीचे उतरकर हमारा इस्तकबाल किया। मेजर लोबो दौड़ता हुआ मेरे करीब पहुंचा और मेरे घोड़े की बागें पकड़ ली। मिस्टर अली, आप खैरियत से तो हैं ना? उसने जल्दी से पूछा। हाँ लोबो, क्या लिमाटू पर हमला किया गया है? हाँ मिस्टर अली, आपकी गुमशुदगी की इतला जनरल टेरेस को दी गई थी। हमें इस किस्म के सबूत मिल गए थे कि आप लिमाटू के कब्जे में हैं, तो जनरल ये बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने आन की आन में इंतजामात मुकम्मल करके हेलीकॉप्टरों से लिमाटू के इलाके पर हमला कर दिया। जनरल डीबू भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। दाएं और बाएं सिम से भी फौजी दस्ते उनकी बस्तियां तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फैसला किया गया है कि लिमाटो की बगावत हमेशा के लिए कुचल दी जाएगी। जनरल बहुत ज्यादा परेशान है आपके लिए। मैंने गहरी सांस ली और फिर हागन से बोला, हागन तुम कैंप में जाकर आराम करो, मैं मेजर लोबो के साथ गारों में जा रहा हूँ। हागन घोड़े से उतरकर कैंप की जानिब चल पड़ा और मैं गारों की तरफ। मेजर लोबो से इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू अब बेकार ही थी। मैंने मुख्तसरन उसे बताया कि किस तरह हम गलत इलाके चले गए थे और उन लोगों के हाथों में जा पड़े, लेकिन बहरहाल हमें उनके चुंगल से रिहाई नसीब हो गई। जनरल टेरेस ने तो कसम खाई है कि अगर अली को लिमाटो में नुकसान पहुंच गया तो वो इतना खून बहाएंगे कि लिमाटो की नदियां सुर्ख हो जाएंगी। काश जनरल को इतला दी जा सकती कि मैं खैरियत से वापस पहुंच चुका हूं। बगावत जरूर कुचल दी जाए, लेकिन इंसानों का खून बहाना, वो भी सिर्फ मेरे लिए, ये मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है। क्या जनरल टेरेस से राब्ते का कोई जरिया हो सकता है? अभी मुमकिन नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं डीबू को ट्रांसमीटर पर इस सिलसिले में इतला दे दूं। हाँ, फौरन ही जनरल डीबू को ये बता दो कि हम खैरियत से वापस पहुंच गए हैं और ये इतला जनरल टेरेस को भी दे दी जाए। मेजर लोबो चला गया। जो गार हमने दरियाफ्त किए थे अब उनमें इतनी सहूलतें फराम कर ली गई थी कि वो लोग आसाइश के साथ रह सके। मैं एक बिस्तर पर लेट गया और अपने सुनसान हुए ज़हन को इतदाल पर लाने की कोशिश करने लगा। ओलिवावर्ड बदबख्त ने एक बार फिर मुझे एक बदतरीन जाल में फांस लिया था और ये जाल ऐसा था कि मेरी पोजीशन पहले से ज्यादा खराब हो सकती थी। तंजीम की नज़रों में एक बार फिर मेरा ज़हन मजरूह हो सकता था। मैं अपने दोस्तों और चाहने वालों की नज़र में मुजरिम बन सकता था। चुनाचे अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि ओलिवावर्ड की साजिश को नाकाम बनाऊं। जनरल टेरेस को मैंने ये बात बता दी थी कि ग्रेस्टोन की सारडान की खुदाई का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने से मेरा कोई जाती मफाद वाबस्ता नहीं है, बल्कि मैं किसी और ही वजह से उन लोगों के चक्कर में फंसा हूँ। अब अगर मैं चाहता तो जनरल टेरेस से कहकर ग्रेस्टोन का भी वही अशर करा सकता था जो गोटेल में कार्बोरेट का हुआ था। इस तरह कम अज कम फौरी तौर पर ओलिवावर्ड का ये मंसूबा तो नाकाम हो ही जाता और मोशी अरमोस को भी जबरदस्त माली नुकसान से दो चार होना पड़ता। लेकिन यह कोई मुनासिब हल नहीं था। इस तरह ओलिवावर्ड को उसकी साजिश का जवाब भरपूर अंदाज में नहीं मिल सकता था और तहजीब मालिक एक्स भी खतरे में पड़ जाती। कोई ऐसी तदबीर होनी चाहिए थी जिससे ओलिवावर्ड को उसकी साजिश का मुंह तोड़ जवाब मिले। चुनाचे मैंने सोचा कि अब खामोशी से जनरल के फारिग होने का इंतजार किया जाए। कम अज कम लिमाटो से फारिग होने के बाद जनरल टेरेस को भी कुछ सुकून हासिल होगा और वो यही सोचेगा कि मैंने यहाँ भी उसकी कुछ न कुछ मदद की है। हालांकि इस कार्रवाई में मेरा क्या हाथ था? जनरल अगर चाहता तो यही कार्रवाई पहले भी कर सकता था। मेरे ख्याल में उसने शदीद खतरा मोल लेकर लिमाटो पर हमला करने का ये मंसूबा हिजान के आलम में बनाया था, वरना अगर ये सब कुछ इतना ही आसान होता तो इससे पहले भी वो ये काम कर सकता था। लूबू ने आकर मुझे इतला दी कि उसने जनरल डीबू को मेरी वापसी के बारे में बता दिया है और अब ये इतला जनरल टेरेस तक पहुंच जाएगी। पता नहीं जनरल टेरेस को लिमाटो के खिलाफ कार्रवाई में क्या कामयाबी नसीब हुई। उसे कोई खतरा भी पेश आ सकता था, लेकिन यहाँ के मामलात यही लोग बेहतर तौर से जान सकते थे। मैं तो सिर्फ अफगारों तक महदूद था। मेजर लोबू बराह रास्त महाज़े जंग से राब्ता कायम रखे हुए था। रात को 2 बजे उसने मुझे इतला दी कि जंग बराबर जारी है। 6 हेलीकॉप्टर गिरा लिए गए हैं और लिमाटो कबाइल मुत्तहिद होकर जनरल के खिलाफ सफ आरा हो गए हैं। हेलीकॉप्टर बमबारी कर रहे हैं। दरअसल उन इलाकों में जहां लिमाटो कबाइल आबाद है हवाई जहाज काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके इतराफ में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर मुंतखब किए गए थे। जंग का नतीजा जनरल टेरेस के खिलाफ भी निकल सकता था। उस सिलसिले में जाहिर है मैं कोई अमली कदम नहीं उठा सकता था। चुनाचे इंतजार के सिवा और कुछ न कर सका। अलबत्ता मेरा ज़हन गहरी सोच में डूबा हुआ था। कैंप में भी काम बंद हो गया था। वो सब लोग इस जंग के नताइज का इंतजार कर रहे थे। मैंने लिमाटो कबाइल को जिस कदर बेखौफ देखा था उससे यही अंदाजा होता था कि वो बेजिगरी से मुकाबला कर रहे होंगे और जनरल टेरेस के लिए उन्हें जेर करना आसान नहीं होगा।
पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन भी गुजर गया। लोबों की तरफ से यही इतलात मिल रही थी और दारुल हुकूमत गोटे हिल से मजीद फौज पहुंच रही है। कैंप का काम मुसलसल बंद था और इंजीनियर अपने तौर पर उसके लिए तैयारियां कर रहे थे। अगर जनरल टेरेस को लिमाटो के मुकाबले में शिकस्त हो जाए और वो अपने मिजाज का बंदोबस्त कर सकें, क्योंकि उसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि लिमाटो कबाइल इन लोगों को छोड़ देंगे। काफी खौफ फैला हुआ था और ये सब के सब अफरा तफरी का शिकार थे। 5वीं शाम मेजर लोबू खुशी से मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे इतला दी कि जनरल टेरेस की तरफ से फतेह की मुबारकबाद दी गई है। लिमाटो मारा जा चुका है। जनरल कैरानू का खानदान भी हलाक हो गया है, लेकिन जनरल कैरानू की लाश नहीं मिल सकी। लिमाटो कबाइल मुंतशिर होकर अंदरूनी जंगलों में जा घुसे हैं। वहां से अभी वो गोरीला कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाइयां अब ज्यादा मौसर नहीं रही। जनरल टेरेस उन इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने में मसरूफ है और अभी उसे कुछ दिन वहीं रहना होगा। कैंप में खुशियों के नारे लगाए गए थे और रात को अच्छी खासी रौनक रही थी। ये लोग उसी तरह खुशियां मना रहे थे जैसे ये फतह उन्हें हासिल हुई हो। मुझे भी इस जश्न मुसर्रत में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन मैंने तबीयत की खराबी का बहाना करके उन लोगों को खुश असलूबी से टाल दिया। मेरे दिल में तो उन लोगों के खिलाफ नफरत का जहन्नम सुलग रहा था। अभी तो इन लोगों को बदतरीन हालात से दो चार होना होगा। इतने दिन की सोच विचार के बाद मैंने इब्तदाई तौर पर कुछ फैसले कर लिए थे और तय किया था कि हल्केपन से काम नहीं लूंगा, बल्कि होशियारी से जनरल को इस बात से आगाह करूंगा कि मुझे खुद भी इस सिलसिले में धोखा खाना पड़ा है। हर चंद के ओली बाबर के पास इस वक्त मेरे खिलाफ बहुत से कार्ड थे, लेकिन मैं उससे शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं था। मजीद कई दिन सर्फ हो गए और फिर एक दोपहर जनरल डीबू वापिस आ गया और उसके साथ बेशुमार फौजी ट्रक थे। जनरल डीबू ने मुझसे मुलाकात की। टेरेस उसके साथ इस तरफ नहीं आया था, लेकिन उसका पैगाम मुझे मिला। जनरल टेरेस ने मुझे दारुल हुकूमत तलब किया और एक हेलीकॉप्टर मुझे लेने के लिए आने वाला था। मैंने इस बात पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। अलबत्ता कैंप के इंजीनियरों को इस बात की इतला जरूर दे दी गई थी कि मैं कुछ अरसे के लिए वापस जा रहा हूँ। जनरल डीबू ने मेरे साथ उनसे मुलाकात में शिरकत की थी। उसने कहा कि कैंप के इतराफ को लिमाटो के खतरे से पाक कर दिया गया है और अब ग्रेस्टोन अपना काम पुरसुकून तरीके से अंजाम दे सकती है। फौजें फिलहाल यहाँ तैनात रहेंगी और उसके बाद उन लोगों को खुद ही अपने लिए इंतजामात करने होंगे। इस इतला पर इंजीनियरों ने जनरल डीबू का शुक्रिया अदा किया था। उसी शाम 7 बजे वो हेलीकॉप्टर पहुंच गया जो सिर्फ मुझे लेने आया था। मैं चंद अफराद के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर गोटे हिल की तरफ चल पड़ा और बिलाखिर हेलीकॉप्टर का यह सफर जनरल टेरेस के महल पर खत्म हो गया। जनरल टेरेस और कैथी बरून ने मेरा इस्तकबाल किया था। जनरल बहुत खुश नजर आ रहा था। अपनी खुसूसी रिहाइशगाह में पहुंचकर उसने कहा, अली तुम जब भी यहाँ आते हो मेरे लिए खुशबख्ती के रास्ते खुल जाते हैं। मुझे इंसान ही रहने दो जनरल। मैं नहीं समझता कि इस सिलसिले में मैंने तुम्हारी कोई मदद की है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अजीब वाकयात पर यकीन रखते हो तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सच समझो। बहुत अरसे से लिमाटो मेरे लिए दर्द सर बना हुआ था, लेकिन उसकी कुव्वत के अफसाने मैंने सुन रखे थे और उस पर हाथ डालते हुए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता था और यही वजह थी कि वो अब तक आज़ाद था। हालांकि गोटे हिल में इस वक्त वो मेरा दुश्मन नंबर 1 शुमार होता था। मैंने बराह रास्त उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि सारडान के इलाके में जब तुमने कैंप कायम किया तो मेरी कुछ हिम्मत बंधी और बिलाकर मैंने इस मुहिम को सर करने का इरादा कर लिया। जब मुझे ये इतला मिली कि तुम उन लोगों के चुंगल में जा फंसे हो तो मेरा पैमाना सब्र लबरेज हो गया और मैंने एक अंधा कदम उठाया। आम हालात में शायद ये कदम मैं 10 साल तक नहीं उठा सकता था। बिलाकर मुझे कामयाबी नसीब हो गई और ये अनहोनी सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुई, वरना अभी इसमें बहुत वक्त सर्फ हो जाता और पता नहीं लिमाटो को इस सिलसिले में कितनी कामयाबियां हासिल हो जाती। जनरल, अगर अपने तौर पर तुम ये बात कहते हो तो मैं सिर्फ खामोश हो जाऊंगा, वरना मैं इसमें अपना कोई हिस्सा नहीं समझता। तुम ना समझो, मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपने तासरात से आगाह किया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही क़याम करो। कैंप के मामूलात अब परेशान कुन नहीं रहे। तुम्हें इस पर कोई इतराज़ तो नहीं? मैं चलने में खामोश रहा। फिर मैंने कहा, इस बार बहुत सी उलझनों का शिकार हो गया हूँ जनरल। मैंने सोचा था कि जो कुछ मैंने किया है उससे खुद ही निपटूं और तुम्हें उलझनों का शिकार ना बनाऊं, लेकिन अभी सिर्फ एक लम्हे में मैंने अपना ख्याल बदल दिया है। तुम्हारी मोहब्बत से फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि सारडान में कान कनी के लिए ग्रेस्टोन की सिफारिश किसी माली मफाद के लिए नहीं थी, बल्कि एक तरह से मुझे ब्लैकमेल किया गया और तुमसे मेरे ताल्लुकात का फ़ायदा उठाया गया है। ये ठेका बहरहाल दिया जाना था ग्रेस्टोन को, ना सही कार्बोरेट या किसी और कंपनी को। ग्रेस्टोन ही अगर काम करना चाहती है तो जो हो चुका है उसमें कोई रद्दो बदल ज़रूरी नहीं। हाँ, एक बात पर मुझे हैरत है,
ग्रेस्टोन से या मुझसे ये मालूम करने की कोशिश नहीं की गई कि उन पहाड़ियों से क्या बरामद किया जा रहा है? क्या ये जरूरी नहीं है जनरल? बिल्कुल जरूरी है। कागजात पूर्ण करते हुए शायद तुमने उस कॉलम पर गौर नहीं किया अली। कोई कंपनी उसकी मजाज नहीं होती कि बरामदशुदा चीज पर अपना तसल्लुत कायम करे। उस चीज की किस्म, क्वालिटी वगैरह के नमूने महकमे को दिए जाते हैं, उनका तजर्बा करके उनकी मालियत का तयन किया जाता है और उस पर रियल्टी मुकर्रर की जाती है। लेकिन आल्डस ने सिर्फ तुम्हारी वजह से इस कॉलम को खाली छोड़ दिया है। उसे मेरी हदायत का पास था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरी वजह से अपने बनाए हुए अहम कवानीन में तरमीम करना पड़ी। बहरहाल मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़मीन की दोहरत तुम्हारी बजाय दूसरे मुल्कों के काम आए।